हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रीमियम कोर्स नंबर 25। ये सवाल अब तो काफी ज्यादा आप लोग को याद हो गया होगा, है ना, कंठस्थ हो गया होगा। इसका उत्तर क्या है कि जब भी एनवायरमेंटल मास्टरी की बात होगी, जब भी पर्यावरणीय योग्यता की बात होगी, हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे रिप्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल वेल बीइंग की। ठीक है, यूडाइमोनिक की बात नहीं करेंगे, परमा की बात नहीं करेंगे, केईस की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे मिस्टर? हमेशा हम बात करेंगे कैरल रिप की। ठीक है, तो अभी हम इन चारों ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। जो इसका संबंध किससे है? आपकी यूनिट नंबर 10 से है। तो यहाँ से आपकी यूनिट नंबर 10 का भी एक महत्वपूर्ण मेन मेजर मुख्य हिस्सा यहाँ से कवर होगा। साथ ही साथ आपका यूनिट 1 का भी आपका मुख्य हिस्सा यहाँ से कवर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यूनिट 10 और यूनिट 1 को हम सामूहिक रूप से कवर करेंगे इसी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और इसके आधार पे आप बाकी के भी चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट यहाँ पे आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि खुशी क्या है? खुशी को हम कैसे डिनोट करते हैं? खुशी मतलब क्या है? खुशी है आपकी हैप्पीनेस, है ना, कि आप खुश हैं। आपने अपनी मनपसंद टॉफी खाई, आप खुश हैं। आपने अपनी मनपसंद पिक्चर देखी, आप खुश हैं। आपने अपनी मनपसंद पढ़ाई किया, आप खुश हैं। आप फॉरेन जाके बस गए, आप खुश हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी पर्सन की, वो खुश कब होता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी खुशी की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, सेम इसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट है किसका? आपके आपके वेल बीइंग का है। ठीक है, वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट जो है, वेल बीइंग, ध्यान रखिए, वेल बीइंग हम कौन है? हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। वैसे यहाँ पे वेल बीइंग की बात हो रही है, यानी हमारे कुशल क्षेम की बात हो रही है। यहाँ पे याद करिए, जब आप छोटे थे, बचपन में आप लिखते थे कि आपको क्या लिखना होता है? आपको पत्र लिखना होता है अपने मित्र को जो दिल्ली में है, कहीं और पे है। तो आप कैसे स्टार्ट करते थे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, या आप पिताजी को लिखते थे फीस मांगने के लिए, या इस प्रकार से छुट्टी मांगने की, छुट्टी नहीं, बट ऐसे आप किसी अपने रिलेटिव पहचान को, या मित्र, सगे संबंधी, भाई बहनों को, जो भी आप पत्र लिखते थे, आप किस प्रकार से लिखते थे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और मुख्य बात यह थी कि आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप भी कुशल होंगे, है ना। 90% लोगों ने इस प्रकार से पत्र लिखा ही होगा। ठीक है, कि आप भी क्या होंगे? कुशल होंगे, है ना। तो वो जो कुशल है वो क्या है? कुशल, वहां पे आप चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है जिसको आप पत्र भेज रहे हैं, वो भी कैसा हो? वो भी हैप्पी हो, प्रसन्न हो, उनके जीवन में भी कुछ दुख ना रहे, कुछ इस प्रकार की बातें ना हो। ठीक है, तो आप क्या कामना करते हैं उस पत्र में? कि आप भी कुशल होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूं। तो ये जो कुशल है, यही क्या है हमारा? यही कुशल क्षेम की जो बात करते हैं हम, वही क्या है हमारी? वही हमारी वेल बीइंग है ना, वेल बीइंग। और ये सेम चलेगा आपके किसी कॉन्सेप्ट के साथ, आपके हैप्पीनेस के साथ में। ठीक है, यानी कि जो आपकी खुशी है, ठीक है, और जो वेल बीइंग है, लगभग एक ही बात है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा मार्जिनली इसमें थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी करते हैं? केवल इसी की करते हैं। ठीक है, कि आपकी क्या होना चाहिए? वेल बीइंग मतलब कि कोई भी व्यक्ति क्या है? वेल बीइंग है, यानी क्या है? कुशल क्षेम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको और अभिभूत कराने के लिए कि वेलबींग क्या है, आपके लिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन, हाल चाल से मतलब है ना, कि आप भी कुशल मंगल होंगे, आपका हालचाल भी बढ़िया होगा, है ना। आपकी भलाई से मतलब है। ठीक है, आपके कल्याण से मतलब है। कल्याण मतलब वो वाला कल्याण नहीं कि आपका कल्याण हो जाए, वैसी बात हम जो आम भाषा में बोलते हैं मजाक के तौर पे, वो वाला कल्याण नहीं। लेकिन हाँ, अगर कल्याण हो, आपकी हालचाल बढ़िया रहे, आप हमेशा खैरियत में रहे, आपकी सलामती हो, ठीक है, इसकी क्या करते हैं? हमेशा हम कामना करते हैं। ठीक है, और यहीं पे क्षेम की बात भी करेंगे, वेलबींग, 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 है ना। तो वेलबींग का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? कि आपके जन कल्याण की बात नहीं, मतलब आपका हालचाल ठीक है ना। इन सबका भलाई, कल्याण, इसका कहीं ना कहीं एक हल्की सी लकीर के साथ आप इसको जोड़ेंगे अपनी खुशी के साथ, है ना। अगर आपकी भलाई हो रही है तो आप क्या होंगे? खुश होंगे। कल्याण में आप अपने खुश होंगे। अगर आप सलामत है तो इसकी भी खुशी है, आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, है ना। तो यही सब बात होती है किसके अंदर? यही सब बात होती है वेल बीइंग के बारे में, ठीक है, आपकी कुशल क्षेम के बारे में। ठीक है, अब फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं जरा। विच थ्योरी इंक्लूड्स, किस सिद्धांत में ये इसको छोड़ दीजिए, अच्छे स्वास्थ्य के एक आयाम के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अच्छा स्वास्थ्य क्या है? वही आपका कल्याण। देखिए यहाँ वेलबींग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा स्वास्थ्य, है ना। तो स्वास्थ्य मतलब हेल्थ तो ठीक ही है ना। यहाँ पे आप देखिए कहीं भी हेल्थ मेंशन किया है क्या? स्वास्थ्य क्या होती है? हमारी हेल्थ होती है ना। तो आपका वेलबींग, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब क्या चलेगा? लगभग लगभग एक साथ ही चलेगा। ठीक है ना। जैसे आपको अगर खाने में बात करें, तो चाहे आप रोटी की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आप रोटी लेंगे, है ना, तो रोटी के अंदर क्या आएगी? आपकी नान भी आ जाएगी, ठीक है, आपकी तंदूर रोटी भी आ जाएगी,
आपकी तवा रोटी भी आ जाएगी आपकी, और जो पराठा है वो भी, चलिए मान लेते हैं पराठा भी इस रोटी के अंदर काउंट होगा, ठीक है। आपकी जो पूड़ी है ये भी इसी के अंदर काउंट होगी रोटी के अंदर, और जो रुमाली रोटी आती है वो भी इसके अंदर काउंट होगी, और भी जो कई सारी चीजें हैं, मतलब जो रोटी के प्रकार है इससे ज्यादा अभी यहाँ काम का नहीं है, लेकिन इतने जो प्रकार हैं सबका एक मेन फोकस कहाँ पे है, फोकस है रोटी। अगर आप इनमें से कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें से मतलब क्या है कि आप एक रोटी का प्रकार खा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी खुशी से संबंधित है वो, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही एक जो वेलबींग है, आपका जो अच्छा स्वास्थ्य लिखा हुआ है यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो वेलबींग है इतना ही ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इतना ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पढ़िए, यहाँ क्या दिया है, रिफ्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, यानी कैसा होना चाहिए आपको, मनोवैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक स्वस्थी भाव। अब यहाँ पे देखिए वेलबींग को क्या लिखा है, अभी यहाँ लिखा है स्वस्थी भाव, ठीक है। तो स्वस्थी भाव तो हमको समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है आप समझते होंगे। स्वस्थी भाव की बात यहाँ पे हो रही है, मेनली आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग, मतलब आपकी खुशी कैसी होनी चाहिए, आपकी मानसिक तौर पे भी थोड़ी सी आपकी खुशी होनी चाहिए, या साइकोलॉजिकली भी आपकी खुशी होनी चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे कर रहे हैं। मेन मुख्य उद्देश्य अभी सब समझाने का ये है कि आप वेल बीइंग के कॉन्सेप्ट को आप समझें, ठीक है, कि इसका मतलब किससे है, आपकी खुशी से मतलब है, ठीक है। और वहीं खुशी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूडाइमोनिक थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस, सुख का आत्मपूर्णता का सिद्धांत। इस लेक्चर को आराम से देखेंगे तो अंत तक जाते जाते पूरा आपको वेलबींग बोलने लगेंगे आप नॉर्मल भाषा में भी, ठीक है। वेलबींग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। तो क्या हमारी खुशी भी हमारे वेलबींग से, हमारे कुशल क्षेम से जुड़ी हुई है? जी हाँ, ये खुशी भी जो है हमसे जुड़ी हुई है। कभी भी कंफ्यूज हो याद रखिएगा, रोटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, रोटी में सब चीजें काउंट होगी, वैसे ही इसके अंदर भी वेलबींग के अंदर भी आपकी सारी चीजें काउंट होंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए हैं वेल बीइंग के बारे में, ठीक है। हम क्या हैं, हम हैं ह्यूमन बीइंग, है ना, यानी यहाँ क्या है, हम हैं मानव, ठीक है। तो मानव को कैसा होना चाहिए, यहाँ वेल बीइंग मतलब कुशल क्षेम होना चाहिए, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, उसी के अंदर दो चीजें आती हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा था यूडेमोनिया के बारे में, है ना, 2021 का जो हमने कवर किया है वहां आपने यूडेमोनिया के बारे में पढ़ा है, और अभी हमने 2022 में भी देखा हेडोनिक के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से दोबारा, यूडाइमोनिक थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी के बारे में, सुख का आत्मपूर्णता का सिद्धांत, ठीक है। आपकी जो खुशी है, सुख है, इसमें किसका सिद्धांत की बात हो रही है, आत्मपूर्णता की, यानी कि यूडाइमोनिक थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है, आत्मपूर्णता, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे, आत्मपूर्णता की बात हो रही है यूडाइमोनिया के अंदर, ठीक है। और हेडोनिक की बात क्या होती है, हेडोनिक की बात भी होती है, वो भी अभी समझाते हैं आपको, ठीक है। ये क्या है, ये है आपकी आत्मपूर्णता, ठीक है, आत्मपूर्णता का, सुख का सिद्धांत, या यूडाइमोनिक थ्योरी ऑफ वेलबींग। इसको आज के बाद आप ऐसे याद रखेंगे, यूडाइमोनिक थ्योरी ऑफ वेल बीइंग, इसको ऐसे ही याद रखिएगा, यूडाइमोनिक थ्योरी ऑफ वेल बीइंग के बारे में। ये क्या कहती है, ये कहती है, वो बताते हैं अभी क्या कहती है, लेकिन एक और चीज है आपको ध्यान रखनी है, वो है आपकी हेडोनिक। ये तो आपका आत्मपूर्णता वाला हो गया ना, आत्मपूर्णता का सिद्धांत, और ये कौन सा है आपका, ये हेडोनिक की बात करता है। इतना ध्यान रखिए, हेडोनिक वाले जो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये बात करेंगे आपकी प्लेजर की बात करेंगे, और पेन को क्या करेंगे आप, या दुख को क्या करेंगे आप यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो हेडोनिक थ्योरी जो है आपकी कुशल क्षेम की, आपके वेलबींग की, हेडोनिक थ्योरी जो है वो कहती है कि आपको किससे मतलब है, आपको केवल प्लेजर से आपको मतलब होता है, आपको आनंद से यहाँ पे मतलब होता है, ठीक है। तो आप खुश होंगे, और आप क्या करते हैं, आप पेन को अवॉइड करते हैं। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, मान लीजिए यहाँ पे एक पुरुष है और यहाँ पे एक महिला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन लोग क्या चाहते हैं, इन लोग की इच्छा है कि ये क्या करें, ये घूमने जाए, ठीक है। घूमने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनको प्लेजर मिल रहा है, इनको आनंद मिल रहा है, और क्या कर रहे हैं, वो जॉब और वो सब चीजों का पेन जो है उसको अवॉइड कर रहे हैं। ये बात कौन करता है, ये बात करता है आपकी हेडोनिक थ्योरी, ठीक है। ये बात कौन सी करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, आप प्लेजर को चाहेंगे, आप आनंद को चाहेंगे, और क्या करेंगे, आप पेन को अवॉइड करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे मुख्यतः ध्यान देने वाली है कि ये जो प्लेजर है, ये क्या ऐसा है, ये छोटे टाइम के लिए है, यानी कि कम समय के लिए है। हाँ, घूमने जाएंगे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, उसके बाद तो क्या होना पड़ेगा, आपको वापस इसी पेन के पास आना पड़ेगा। ये इसका मुख्य क्रिटिकल पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जो प्लेजर है क्या होता है, ये कम समय के लिए आपको मिलता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहता है, ठीक है। वो मास्टरबेशन वगैरह या सेक्स वगैरह जो भी है वो यहाँ पे करता है, लेकिन ये क्या है, ये कौन सी बात कर रहे हैं हम, हेडोनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे पुरुष भी हो सकता है, यहाँ पे महिला भी हो सकती है, दोनों यहाँ पे आएंगे। ठीक है, पुरुष और महिला। ठीक है, तो अगर ये दोनों इस प्रकार के किसी एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, ये भी सुख जो है, यहाँ भी देखिए सुख तो मिलेगा यहाँ पे भी, लेकिन क्या है यहाँ पे कम समय के लिए, समय यहाँ पे क्या है बहुत ही कम है, इसका आप ध्यान रखें। थोड़ी देर के लिए आपको प्लेजर मिलेगा, थोड़ी देर के लिए आपको आनंद मिलेगा, जिसे फ्रॉइड कहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, आपको वापस उसी अवस्था में आएंगे तो वापस आपको पेन वगैरह वहां पे वो सब मिलने लगेगा। कुछ लोग होते हैं जो क्या होते हैं, चाय पीने के बहुत शौकीन होते हैं। ठीक है, उनको चाय बहुत प्रिय होती है, तो वो क्या करते हैं, इस हैप्पीनेस के पास, इस सुख के पास फिर से जाते हैं, और फिर जब ये इसका थोड़ा सा नशा वगैरह उतरता है तो वापस क्या आ जाते हैं, अपने पेन के पास वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जो क्या लेते हैं, जो ड्रग वगैरह लेते हैं, है ना, उनसे इंडल्ज एक्टिविटी करते हैं, या फिर जो ड्रग अब्यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा निकोटीन नहीं, मतलब वो सब चीजें लेते हैं, मारिजुआना, कोकेन, अफीम वगैरह, उन लोग भी क्या करते हैं, उन लोग को भी क्या प्राप्त होती है, उससे प्लेजर प्राप्त होता है, उससे प्लेजर यानी कि आनंद प्राप्त होता है। लेकिन आनंद जो है कितने समय के लिए रहता है, कम समय के लिए, छोटे टाइम के लिए रहता है, कम समय के लिए रहता है, और उसके बाद क्या होता है, उनका सामना फिर से पेन के साथ होता है। ठीक है, ये जो सुख का सिद्धांत है, ये जो सुख की बात करती है, ये कौन सी थ्योरी करती है, ये करती है हेडोनिक वाली। ठीक है, हेडोनिक वाली थ्योरी जो है इसकी बात करती है कि आप किसकी तरफ भागते हैं, आप प्लेजर की तरफ भागते हैं, आप आनंद की तरफ भागते हैं, और आप पेन को क्या करते हैं, पेन को आप अवॉइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एरिस्टिपस। ये कहाँ से थे, ये थे आपके साइरीन से। साइरीन कहाँ पे है, आज जो हम ग्रीस देखते हैं, या जो उस समय का जो ग्रीक था, है ना, वहां से ये बिलोंग करते थे, और इन्होंने बताया कौन सी थ्योरी की, मतलब इन्होंने ही शुरुआत की थी किसके बारे में, ये बताते हैं हेडोनिक के बारे में, यानी कि आप क्या चाहते हैं, वहां पे प्लेजर, आनंद चाहते हैं, और आप पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम। इनकी थ्योरी के अनुसार, इनका नाम क्या है, एरिस्टिपस। ठीक है, तो यहां तक आप इतना समझ चुके हैं हेडोनिक के बारे में। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, हेडोनिक थ्योरी ऑफ वेलबींग, इसका या सुख का सिद्धांत, इसके बारे में ध्यान रखेंगे आप। फिर अगले कौन आते हैं, अगले आते हैं आपके यूडायमोनिक थ्योरी, ना, यानी कि आपका आत्मपूर्णता, आत्मपूर्णता की बात होती है, यहाँ पे सिद्धांत आता है। तो यहाँ पे कौन लेके आते हैं, याद करिए 2021 में क्या बताया था, ये आपके लिए लेके आते हैं अरिस्टोटल। ठीक है, आपके लिए अरस्तु इसको लेके आते हैं। ठीक है, अरिस्टोटल इसको लेके आते हैं, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आत्मपूर्णता की बात हो रही है। तो क्या आप बताइए, आप स्वयं इतना पढ़ रहे हैं, आप ये बताइए कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, आत्मपूर्णता की बात कर रहे हैं। तो क्या आत्मपूर्णता केवल आनंद से चल जाएगा काम हमारा, क्या उससे हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे? क्या हमारी आत्मा की पूर्णता केवल इतना ही है कि हम क्या करें, उन सब चीजों को आनंद ले, प्लेजर लें, क्या इतना ही है? नहीं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ आत्मपूर्णता का सिद्धांत सेम जैसे आपके मास्लो की थ्योरी बात करती है कि आपको क्या करना है, ऊपर बढ़ते जाना है ना, आत्मपूर्ण बनना है, आपको सेल्फ एक्चुअलाइज होना है। सेम चीज आपके यहाँ पे यूडायमोनिक थ्योरी ऑफ सुख के अंदर भी यहाँ पे बात होती है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आप अपने जीवन में क्या करेंगे, जीवन में क्या अचीव करेंगे, कितना ऊपर आप जाएंगे, जिस प्रकार से आपके ह्यूमनिस्टिक वाले बात करते हैं ना, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जिस प्रकार से बात करती है कि क्या करना है, आपको जीवन में ऊपर चढ़ते जाना है, जीवन में ऊपर आगे आपको क्या करना है, वहां पे बढ़ते जाना है ना। आप यहाँ पे सुख के लिए नहीं बैठे हैं कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ड्रग लेंगे, यहाँ पे आप चाय पियेंगे, यहाँ पे आप सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, इन सबसे ऊपर आप जा रहे हैं, है ना। आप क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइज हो रहे हैं। जिस प्रकार से मानवतावादी सिद्धांत में ये सब बातें होती हैं, सेम ऐसी ही बातें कहाँ पे होती हैं, आपके यूडायमोनिक थ्योरी के अंदर भी बातें होती हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन मुख्य ये इसी के अंदर रिवॉल्व करती हैं आपके, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हेडोनिक एंड आपका यूडायमोनिक। हेडोनिक में क्या होगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेजर चाहेंगे, यहाँ पे आप आनंद की प्राप्ति आप चाहते हैं, वो भले ही कम समय के लिए हो लेकिन चलेगा। आप साइकिलिंग करना चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी दोनों ही चीजों में, है ना। दोनों ही चीजों में क्या होगा, आपके वेलबींग की बात हो रही है, आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे खुशी मिलेगी। खुशी मतलब हैप्पीनेस, वही सब चीजें एक बात है ना। और यहाँ पे क्या है, यूडायमोनिक की बात हो रही है, मतलब आप कुछ कार्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं ना, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उससे भी क्या मिलेगी, आपको वहां पे खुशी मिलेगी, है ना। खुशी मिलेगी तो क्या होगा, आपका कुशल क्षेम, आप कुशल मंगल रहेंगे। हेडोनिक वाली थ्योरी भी ये बात करती है, यूडायमोनिक थ्योरी भी यही बात करती है। चलिए फिर से पढ़िए इस प्रश्न को, एनवायरमेंटल मास्टरी एज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ वेलबींग, अच्छे स्वास्थ्य के एक आयाम के रूप में सम्मिलित किया जाता है पर्यावरणीय योग्यता को। क्या ये बताइए, यूडायमोनिक थ्योरी हमने अभी बात की, क्या ये आपको यहाँ पे दिखा यूडायमोनिक थ्योरी? नहीं ना, वहां तो पर्यावरणीय योग्यता की कुछ बात नहीं की, वहां तो किसकी बात की हमने, हमने स्वयं के बारे में बात की, है ना, आत्मपूर्णता की बात की, सुख का आत्मपूर्णता का सिद्धांत। तो आत्मपूर्णता का सिद्धांत कैसे काम करता है, जिस प्रकार से मानवतावादी सिद्धांत जो है वो स्वयं के पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी जो
इन्नेट पोटेंशियल है, जो उसकी काबिलियत है व्यक्ति की स्वयं, प्रत्येक व्यक्ति की एक काबिलियत है, वो सब में क्या करे, वो ऊपर आगे बढ़ता जाए, है ना। उसको ये सब छोटे समय के जो सुख है ना, कि मैंने आज 50,000 कमा लिए या मैंने 5 रुपए कमा लिए या 100 रुपए कमा लिए, उससे उसको मतलब नहीं है ना। वो क्या करना चाहता है, स्वयं की भलाई चाहता है। ये बात करते हैं, ये कौन सी आपकी यूडाइमोनिक थ्योरी बात करती है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। हमने परमा मॉडल भी डिस्कस किया था, तो परमा मॉडल भी ऐसे आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। परमा मॉडल में भी हमने कभी भी पर्यावरणीय योग्यता की बात नहीं की, है ना, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाता है। परमा मॉडल ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं, तो उसको वहां से जाके आप देख लेंगे। फिर यहाँ पे केईस मेंटल हेल्थ कॉन्टिनम, ये बात भी यहाँ पे नहीं करता है। केईस क्या बोलते हैं वो भी देखने वाले हैं अभी, लेकिन यहाँ पे जो ये है, ये क्यों कौन बात करता है, आपके रिफ बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल 2021 का उत्तर आपको मालूम है, लेकिन अब समझ में आएगा आपको उत्तर क्यों मालूम है, उसके पीछे क्या रीजन है। ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी अभी देखिए, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप होगी। एज पर सोक्रेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। हमने किसकी बात की अभी, एरिस्टोटल की बात की, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एज पर सोक्रेट्स ग्रीक फिलोसफी, ठीक है, सोक्रेट्स की ग्रीक फिलोसफी के अनुसार बात करनी है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूडेमोनिया, है ना, तो वहां से कॉन्सेप्ट आया है यूडेमोनिया का, तो अभी तक चला आ रहा है वो सब चीजें, है ना। तो वहां पे उन लोग किसकी बात करते थे, इसका अर्थ है अच्छा जीवन व्यतीत करना अथवा समृद्धि, है ना, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। क्या सही नहीं है पूछा है ना, तो ये सही है। इट इज मोर देन मेरली अटेनिंग प्लेजर, यह मात्र आनंद प्राप्त करने से कहीं अधिक है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा आनंद प्राप्त की बात कौन करता है, आपका हेडोनिक वाले बात करते हैं। गुणवान होना यूडेमोनिया के लगभग समरूप है। बीइंग वर्चुअस, यहाँ पे वर्चुअस का मतलब क्या है, गुणवान होना, यूडेमोनिया के लगभग समरूप है। आप गुणवान होंगे तभी तो ये सब बातें होंगी, है ना। और यहाँ बीइंग वर्चुअस डज नॉट गारंटी यूडेमोनिया, तो तीन चार तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट बातें कर रहे हैं। गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है, ये इसका सही उत्तर है। लेकिन क्यों है सही उत्तर इसका, क्योंकि ये बात किसकी कर रहे हैं, हम सोक्रेट्स के द्वारा बात कर रहे हैं। चलिए, आपको नहीं मालूम सोक्रेट्स ने क्या कहा, लेकिन ये तो आप सही कर लेंगे, ये आप सही कर लेंगे, ठीक है, इतना तो आपको मालूम है, ये चीजें बिल्कुल 100% सही है। सोक्रेट्स के बारे में आपको चलिए नहीं मालूम, आप मान लीजिए बैठ गए आप, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, बीइंग वर्चुअस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यूडेमोनिया। यूडेमोनिया क्या होता है वो आपको मालूम है ना, यूडेमोनिया क्या होता है, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है, गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। तो आपको 50-50 के ऑप्शन पे आ चुके हैं, फिर आप अपने मानसिक 10% वाले के हिसाब से आप इसको मार्क करेंगे। लेकिन सही उत्तर क्या है इसका, गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है, ठीक है, एज पर सोक्रेट्स, ठीक है। एक व्यक्ति गुणवान हो सकता है ना, और यूडेमोनिया भी प्राप्त कर सकता है, उसके लगभग समरूप है ना। बीइंग वर्चुअस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, थोड़ा सा सवाल है शेडी है, मतलब ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, सवाल थोड़ा सा प्रॉपर्ली सेट नहीं है, बट फिर भी ठीक है। बीइंग वर्चुअस डज नॉट गारंटी यूडेमोनिया, है ना, गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, समरूप है, और यहाँ बोल रहे हैं गारंटी नहीं है। थोड़ा सा शेडी क्वेश्चन है, लेकिन एनटी ने कर दिया है इसको, तो क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे सोक्रेट्स की बात कर रहे हैं ना, अब कौन जाएगा ढूंढने सोक्रेट्स को कि सोक्रेट्स ने क्या कहा था। तो इसके लिए मान के चलते हैं, बीइंग वर्चुअस डज नॉट गारंटी यूडेमोनिया, गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है, लेकिन कोर्स में यूडेमोनिया की गारंटी है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए यहाँ पे देखिए, ये सवाल क्या करता है, ये करता है भयभीत। लेकिन अगले 20 मिनट मतलब जो आपने स्पेंड किए अभी, उसके बाद अब आप जो है इस सवाल को भयभीत करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंग्लिश वाले देख लेंगे इसको, हम चलते हैं हिंदी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप इसको बड़े ही आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। खैर, इसका उत्तर तो आप निकाल के बता देंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कुछ और जो बाकी की चीजें हैं उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। टायन और टायन, रायन, रायन और डेसी, है ना, डाइनर, अरस्तु, वाटरमैन, ठीक है। इसके बारे में आपको दो लोगों के बारे में आपको मालूम है। पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। आनंद व्यक्तिगत भाव प्रवणता के अनुभवों में निहित होता है। आनंद आत्मानुभूति है, अर्थात भीतरी संभावनाओं की अभिव्यक्ति और उनकी पूर्ति। आनंद व्यक्ति के अपने जीवन की गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करता है। आनंद तीन बुनियादी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति से निःसृत होता है, स्वायत्ता, कार्यकुशलता एवं संबंधता, ठीक है। किसकी बात करता है, ये बात करता है आपकी एसडीटी थ्योरी के बारे में, ठीक है। चलिए अब मान के चलते हैं, अभी जो आपने देखा अरस्तु के बारे में क्या बोला, आपने क्या बोलते हैं आपके, ये बोलते हैं आपके यूडाइमोनिक थ्योरी के बारे में। मतलब इन्होंने, ऐसा नहीं है कि यूडाइमोनिक थ्योरी ऑफ वेलबींग इन्होंने दी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने दिया है ना, ये अपनी अलग बातें करते थे वहां पे यूडाइमोनिया की, तो आगे बनते 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 आज वो पूरी थ्योरी ऐसी बन चुकी है। लेकिन जो सिद्धांत है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो यहाँ पे अरस्तु जी बात करते हैं, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, आनंद आत्मानुभूति है, अर्थात भीतरी संभावनाओं की अभिव्यक्ति और उनकी पूर्ति, है ना, जो इनर पोटेंशियल की बात करते हैं हम,
ना, आपके अंदर जो शक्ति है, सेम बातें कौन करते हैं, ह्यूमनिस्टिक वाले भी बात करते हैं। ठीक है, भीतरी संभावनाओं की अभिव्यक्ति और उनकी पूर्ति, आपका जो इनर पोटेंशियल है, अगर आपकी काबिलियत है कि आप क्या कर सकेंगे, आप अच्छी सब्जी बना सकेंगे, आप अच्छा खाना बना सकेंगे, आपकी काबिलियत है, तो क्या करेंगे आप, इसको बना सकेंगे, इसकी पूर्ति करना चाहेंगे आप। ठीक है, अगर आपको समाज सेवा करनी है, तो अगर आपका पोटेंशियल वो है आंतरिक रूप से, तो क्या कर सकते हैं आप, उसको भी अचीव कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको छोटे समय के आनंद के लिए वो सब चीजें यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो बी के साथ क्या है, आपको 3 मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए कहाँ कर रहा है, ऑप्शन आपको सही उत्तर तक आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अब क्यों सही आंसर है वो आपको यहाँ पे समझ में काफी अच्छे से अब क्लियर पिक्चर यहाँ पे आपको हो गई है। ठीक है, तो आनंद जो है यहाँ पे इंग्लिश वालों को दिखा दे एक बार, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं हैप्पीनेस, है ना, आनंद यहाँ पे। ठीक है, आनंद यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा शब्द बदल गया है, आनंद आपका यहाँ पे प्लेजर से संबंधित नहीं है, यहाँ पे हैप्पीनेस से संबंधित है ना। आनंद प्लेजर भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो हैप्पीनेस जो है या जो खुशी है आपको, है ना, खुशी, और खुशी ही क्या है आपका, वेलबींग, सेम चीज चल रही है। वो कैसे मिलेगी आपको, सेल्फ रियलाइजेशन से। जब आप खुद को समझ जाएंगे या खुद को आप सेल्फ रियलाइज हो जाएगा आपको कि मैं क्या हूं, क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, है ना, जीवन का उद्देश्य क्या है, उससे मतलब है मीनिंग द एक्सप्रेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ इनर पोटेंशियल्स। तो जो भी आपकी आंतरिक शक्तियां हैं उसका क्या हो, भरपूर इस्तेमाल हो। मान लीजिए अगर आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ड्राइंग में आपकी मतलब एकदम चांद तारे आप तोड़ के ले आएंगे, और वहां पे जो आपकी जो स्क्रीन रहती है, क्या बोलते हैं उसको, ये जो पेंट पैड होता है, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, अच्छी खूबसूरत पेंटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पे जाके कोई, आप यहाँ पे कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप वहां पे बैठ के ऑफिस में कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर आप वहां पे कुछ मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, है ना, यहाँ फिर आप कुछ वहां पे चाय वगैरह बेच रहे हैं, या फिर आप जाके कुछ एक्सेट्रा कुछ भी काम कर रहे हैं आप, है ना। लेकिन आपकी जो आंतरिक शक्ति है, जो आपका इनर पोटेंशियल है, वो किसमें है, वो आपकी ड्राइंग में है। तो यहाँ पे आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं जीवन में इन चीजों से, है ना। लेकिन यहाँ पे जो आपका इनर पोटेंशियल है, अगर आपको एक बार इसमें मौका दिया जाए तो क्या करेंगे आप, इसमें निश्चित रूप से आप इसमें काफी अच्छा करेंगे। सेम ऐसी ही बात कौन करते हैं, अरिस्टोटल करते हैं। हमने अभी देखा सोक्रेट्स की बात भी एनटीए बोलता है कि करेंगे आप 2021 में। ठीक है, तो आपका जो अरिस्टोटल के अनुसार यहाँ पे क्या है, हैप्पीनेस क्या है आपकी, सेल्फ रियलाइजेशन, मीनिंग द एक्सप्रेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ इनर पोटेंशियल। इसका आप ध्यान रखेंगे, बी के साथ यहाँ पे 3 मैच करता है। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, रायन एंड डेसी किसकी बात करते हैं, आपको कराया था ACR, है ना, ACR आपको निमोनिक क्या कराया था, ऑटोनॉमिक कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। आपको खुशी कैसे मिलेगी, रिजल्ट फ्रॉम फुलफिलमेंट ऑफ 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, वहां पे आपको मैस्लो में 5 हो जाती है, यहाँ पे रायन एंड डेसी क्या बोलते हैं, आपको 3 आवश्यकताओं की जरूरी है, स्वायत्ता, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। ठीक है, तो 1 के साथ क्या जाएगा आपका, डी जाएगा, है ना, 1 के साथ डी, बी के साथ 3। अब यहाँ देखिए वाटरमैन कौन है, वाटरमैन तो नाम से लग रहा है कुछ वाटर वाले आदमी होंगे, बट यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं ये, वाटरमैन बोलते हैं हैप्पीनेस रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ पर्सनल एक्सप्रेसिवनेस। ठीक है, वाटरमैन ये बोलते हैं। और सी के साथ आपका जा रहा है डाइनर। डाइनर क्या बात करते हैं, ये भी एक थे जिन्होंने बताया था आपको किसके बारे में, कुशल क्षेम वेलबींग के बारे में। ठीक है, हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स ओन जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज और हर लाइफ। यानी डाइनर के अनुसार आपकी खुशी इसमें है कि आप स्वयं किस प्रकार से आप जज करते हैं अपने जीवन को, उसकी गुणवत्ता को। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए फिर से एक बार हिंदी वालों के लिए, यहाँ पे देखिए टायन, देखिए टायन नहीं है ये, रायन है ना। रायन और डीसी क्या बोलते हैं कि आपकी जो आनंद कैसे मिलेगा, 3 बुनियादी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति से मिलेगा, स्वायत्ता, कार्यकुशलता एवं सम्मतता। एक बार पुराना जाके लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां पे एक रायन डेसी आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, फिर वाटरमैन की बात करें, वाटरमैन क्या बोलते हैं, आनंद जो है व्यक्तिगत भाव प्रवणता के अनुभवों से निहित होता है। ठीक है, और डाइनर को ध्यान रखिए, डाइनर इंपॉर्टेंट है, आनंद व्यक्ति की अपने जीवन की गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करता है। यानी अगर आप खुश हैं, ठीक है, तो आपके जीवन की क्वालिटी क्या है, आपकी लाइफ है ना, उसको प्रतिबिंबित करता है, ऐसा कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये सवाल आपको क्या कर रहा है, भयभीत कर रहा है, लेकिन अब कुछ ही समय में आप इसको भयभीत करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द यूडेमोनिक व्यू ऑफ सब्जेक्टिव वेलबीइंग। यूडेमोनिया मतलब वही बात है कि हमको क्या करना है, जो अभी आपने देखा अगले 20 मिनट में। ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड इन एक्सप्रेशन ऑफ वर्च्यू, वेलबीइंग रिफर्स टू स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, सब्जेक्टिव वेलबीइंग फोकसेस ऑन बॉडीली प्लेजर्स लाइक फोकस ऑन एपेटाइट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। इसका उत्तर आप बताएंगे हमको व्हाट्सएप के ऊपर ये लेक्चर देखने के बाद। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको देख लेते हैं एक बार हम हिंदी में।
यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं आत्मपरक कुशलता का आत्मसुख दृष्टिकोण। आत्मपरक कुशलता क्या है आपकी? यूडैमोनिक थ्योरी ना। यूडैमोनिक वेलबींग कुशलता का आत्मसुख दृष्टिकोण मानता है कि सद्गुणों की अभिव्यक्ति में ही सच्ची खुशी मिलती है। पूर्णता के लिए प्रयास करना ही अच्छा जीवन जीने से संबंधित है। आत्मपरक कुशलता में भी शारीरिक सुखों जैसे भूख एवं आत्म अभिरुचियों पर जोर होता है। सत्य आत्म की पूर्ति ही आत्मपरक कुशलता है। ऑप्शन है आपके पास केवल सी एवं डी, और आपके पास है ए, बी, डी और केवल ए। ठीक है, तो जैसे इसका जो आपको सही उत्तर लगता है उसको आप भेजेंगे कहाँ पे? आप भेजेंगे उसको व्हाट्सएप के ऊपर। और अब आप धीरे धीरे क्या हो चुके हैं? यूडेमोनिया के धीरे धीरे आप मास्टर होने लगे हैं। ठीक है, तो यूडेमोनिया से संबंधित लगभग हमने सभी सवाल जो है कर लिए हैं। इसका उत्तर आप देंगे व्हाट्सएप के ऊपर। चलिए, अभी तक एक बात क्लियर हो चुकी है कि आपको यूडाइमोनिया के बारे में अब अच्छे से जानकारी हो चुकी है। इसका मतलब क्या होता है, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या चीजें हुई, साथ ही साथ आपको मालूम है किसके बारे में? आपको मालूम है हेडोनिक के बारे में। चलिए, बात की हेडोनिक की, तो यहाँ पे देखिए हेडोनिक से सवाल, बॉटम अप टॉप डाउन हैप्पीनेस सेट पॉइंट हेडोनिक एडेप्टेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में। यहाँ पे देखिए नीचे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं ऊर्ध्वगामी प्रसन्नता प्रारंभ बिंदु सुखवादी अनुकूलन। ठीक है, तो ये क्या है आपका? आत्मपूर्णता कौन सा होगा? आत्मपूर्णता होगा आपका यूडेमोनिक वाला। और सुखवादी अनुकूलन यानी कि सुखवादी क्या है आपका? हेडोनिक है। देखिए सबका मतलब क्या है? आपकी खुशी से, सुख से ही आपका यहाँ वेलबींग से ही सबका मतलब यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आप देखिए, सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। खुशियों का स्तर जीवन पर्यंत निश्चित एवं स्थिर रहता है। खुशी का उद्गम स्वयं के अंदर से होता है। जीवन की परिस्थितियां खुशियों पर प्रभाव डालती हैं। अस्थायी प्रकार की परिस्थितियों के कारण मिली खुशी क्षणिक होती है, क्योंकि हम शीघ्र नई परिस्थितियों में आसानी से ढल जाते हैं। तो इन चारों में से आपको सुखवादी अनुकूलन के बारे में आपको मालूम है। इसमें क्या होती है? खुशी जो होती है कैसी होती है? कम समय के लिए होती है, क्षणिक होती है। तो डी के साथ क्या जाएगा आपका? डी के साथ आपका वन जाएगा। अस्थायी प्रकार की परिस्थितियों के कारण मिली खुशी क्षणिक होती है। ठीक है ना, आपने कुछ भी कर लिया, अस्थायी प्रकार से परिस्थिति निर्माण कर लिया आपने अपने अनुकूल, लेकिन कैसे होगा वो? कुछ क्षण के लिए होगी, क्योंकि हम शीघ्र क्या होते हैं? नई परिस्थितियों में आसानी से ढल जाते हैं। ठीक है, ये इसका अनुकूलन बात कर रहे हैं। फिर ये क्या है? प्रसन्नता प्रारंभ बिंदु, ये कहां से होगा? खुशियों का स्तर जीवन पर्यंत निश्चित एवं स्थिर रहता है। अब ये क्या बोल रहे हैं देख लीजिए आप। ठीक है, लेकिन ये है आपका प्रसन्नता प्रारंभ बिंदु। ठीक है, इसका आप ध्यान देंगे। और फिर यहाँ पे ऊर्ध्वगामी की और अधोगामी की बात हो रही है। ऊर्ध्वगामी में क्या आएगा कि आपकी जो जीवन की खुशियां हैं, परिस्थितियां हैं, क्या करती हैं? खुशियों पर प्रभाव डालती हैं, ये बात करते हैं ऊर्ध्वगामी वाले। और अधोगामी वाले क्या बात करते हैं? खुशी का उद्गम स्वयं के अंदर से होता है। ठीक है, इस आधार पे आपका सही उत्तर क्या है? आपको C4 ऑप्शन नंबर जो है इसका सही उत्तर है। ऊर्ध्वगामी वाले ये बात करते हैं, अधोगामी वाले ये बात करते हैं। एक याद रख लीजिए इसमें से, बॉटम अप टॉप डाउन में से एक याद रख लीजिए, तो बाकी दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। हेडोनिक देख लिया आपने। सुखवादी अनुकूलन क्या है? आपकी जो खुशी है ये क्या होती है? तात्कालिक होती है और बहुत ही क्षणिक होती है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या चीजें पढ़नी है? ये हमने कवर कर लिया है, ये हमने कवर कर लिया है, उसके साथ काफी सारी चीजें भी हमने कवर कर ली हैं। हमारे पास बचती हैं अभी दो चीजें। हमको पढ़ना है किसके बारे में? केईस के बारे में। इनकी केईस की मानसिक बीमा क्या कहती है, कीज की मानसिक स्वास्थ्य बीमा क्या कहती है। मानसिक स्वास्थ्य समझ रहे हैं ना, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। और हमको पढ़ना है अभी रिक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए उससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बताना चाहते हैं हम किसके बारे में, आपको थोड़ी सी और जानकारी आपको वेल बीइंग के बारे में। इसके अंतर्गत अलग अलग मॉडल्स आते हैं, उन्हीं में से आपके रिफ का मॉडल है, परमा मॉडल है, और वो सब मॉडल है किसके अंदर आते हैं? आपके वेल बीइंग के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में, हम बात करने वाले हैं कॉजल नेटवर्क मॉडल के बारे में। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? कॉजल नेटवर्क मॉडल ऑफ वेल बीइंग, है ना। कुशल क्षेम का ये वाला जो मॉडल है, ये क्या बात करता है? ये बोलते हैं कि आपका जो वेल बीइंग है, आपका जो कुशल क्षेम है, आपकी जो खुशी है, आपकी जो हैप्पीनेस है, ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है किसका? कई सारे कारकों का, यानी कई सारे फैक्टर्स आपकी इस खुशी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगी? आपकी आ जाती है इसके अंदर आपका बिलीफ, आपका विश्वास, है ना, आप क्या विश्वास रखते हैं ना। आपकी जो है फीलिंग्स वो आती हैं इसके अंदर। ठीक है, उसी के साथ साथ आपकी जो आदतें हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, आपके जो रिसोर्स वगैरह हैं, है ना, वो भी इसके अंदर आते हैं। और उसी के साथ साथ क्या आता है? आपका जो मोटिवेशन है, आपकी जो अभिप्रेरणा है, वो भी इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये जो पहला कारक, ऐसे नहीं है कि इतने ही कारक होते हैं, अनगिनत कारक हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये कारक होने चाहिए
ठीक है, ये ऐसी बात करते हैं। और भी कई सारे कारक हो सकते हैं। तो आपका मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, आपका विश्वास, फीलिंग्स, आदतें, रिसोर्स, इन सब का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बताएगा, वो आपकी वेलबींग को निर्धारित करेगा। ठीक है, तो आपकी जो वेलबींग है अकॉर्डिंग टू कॉजल नेटवर्क मॉडल वो क्या है कि आप अलग अलग फैक्टर्स के प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, इन कारकों के समूह से आपकी जो वेलबींग है, आपका जो कुशल क्षेम है, ये क्या होता है, ये आपका डिसाइड होता है। ऐसा कौन कहते हैं, आपके जो फिलोसफर हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है माइकल बिशप। ठीक है, ये एक दर्शन शास्त्री, फिलोसफर जिसे कहते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया है इसके बारे में। इसका नाम क्या है आपके, कॉजल नेटवर्क मॉडल। ठीक है, CNM मॉडल ऑफ वेलबींग, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपका पहला मॉडल वेलबींग के अंदर कॉजल नेटवर्क मॉडल। किसने दिया है, माइकल बिशप ने। ये क्या बोलते हैं कि आपको जो कुशल क्षेम है, आपकी जो वेलबींग है, ये क्या है, ये इन्हीं फैक्टर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। इन्हीं कारकों के समूह से आपकी वेलबींग जो है यहाँ पे बनती है। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में, जो अभी हमने पढ़ा डाइनर के बारे में। ठीक है, डाइनर का मॉडल का नाम क्या है, डाइनर के मॉडल का नाम है ट्रीपार्टाइट, त्रिकोणीय मॉडल ऑफ सब्जेक्टिव वेल बीइंग। ठीक है, अब वेल बीइंग भी देखिए अलग अलग हो सकती है। सब्जेक्टिव यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, दो प्रकार से होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब वही उत्तर होगा, सब्जेक्टिव में क्या है, आप कुछ भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव डिपेंड करेगा इंडिविजुअल 1 के ऊपर, इंडिविजुअल 2 के ऊपर, इंडिविजुअल n के ऊपर। आपके लिए खुशी का अर्थ कुछ और हो सकता है, हमारे लिए खुशी का कुछ अर्थ कुछ और हो सकता है, और किसी और व्यक्ति के लिए खुशी का अर्थ और कुछ हो सकता है। तो डाइनर के मॉडल का नाम क्या है, डाइनर के मॉडल का नाम है ट्रीपार्टाइट मॉडल ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग। इसका मतलब घबराना नहीं है, सब्जेक्टिव मतलब बात एक ही है, वेलबींग है, सब्जेक्टिव वेलबींग हो, एक ही बात है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो डाइनर क्या कहते हैं, अभी हमने क्या देखा था कि आप जीवन को जिस प्रकार से देखते हैं, ठीक है, आप जो इस प्रकार से विचार करते हैं उसके बारे में, ठीक है, आप जिस प्रकार से महसूस करते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, आपको यहाँ पे कुशल क्षेम देखने को मिलेगा, आपको वेलबींग देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आप अपने जीवन के बारे में, आप अपनी लाइफ के बारे में क्या करते हैं, आप विचार वगैरह करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के आधार पे क्या होता है, आपकी वेलबींग यहाँ पे डिसाइड होती है। ठीक है, डाइनर ने भी ये क्या बोला है, यहाँ पे ट्री पार्टाइड बोला है। ट्री पार्टाइड मतलब कितने होंगे कंपोनेंट, इसके अंदर 3 कंपोनेंट होंगे। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं उसकी अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 3 कंपोनेंट यही है आपके, कौन से, फ्रीक्वेंट पॉजिटिव इफेक्ट अफेक्ट, यहाँ पे आपका इनफ्रीक्वेंट नेगेटिव अफेक्ट, और आपका कॉग्निटिव इवेल्युएशन। आपके इस कॉग्निटिव इवेल्यूशन के अंदर क्या आएगा कि लाइफ सेटिस्फेक्शन, आप अपने जीवन से खुश हैं या नहीं है, उसकी यहाँ पे बात करते हैं। उससे ज्यादा आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा 3 कंपोनेंट होते हैं किसके अंदर, डाइनर के मॉडल के अंदर, फ्रीक्वेंट पॉजिटिव अफेक्ट, इनफ्रीक्वेंट नेगेटिव अफेक्ट, और आपका कॉग्निटिव इवेल्यूशन किस प्रकार से आप करेंगे उसका, उस पर डिपेंड होता है क्या, आपका डाइनर का ट्रीपार्टाइट मॉडल ऑफ सब्जेक्टिव वेल बीइंग। इसका आप ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने देख लिए हैं 2। पहला हमने देखा किसका, पहला हमने देखा माइकल बिशप का, जिसमें वो बात करते हैं कि आपका क्या है, कारकों का समूह है, इन फैक्टर्स है, ये जो फैक्टर्स का क्या है, प्रोडक्ट है आपकी जो वेलबींग है। फिर हमने अगला देखा क्या, हमने देखा डाइनर का ट्रीपार्टाइट मॉडल, वो क्या बोलता है कि आपके पास ये 3 चीजें हैं, फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट और आपका कॉग्निटिव इवेल्युएशन। इनके आधार पे आप अपनी लाइफ को किस प्रकार से क्या करेंगे, प्रत्यक्षित करेंगे, आप अपनी लाइफ से इंपॉर्टेंट मानते हैं नहीं मानते हैं, खुश हैं ना खुश हैं, उसके आधार पे क्या होगा, आपको वेलबींग यानी आपको खुशी होगी जीवन में, आपको मिलेगी। अब चलते हैं हम तीसरा और मोस्ट आईएमपी आपके लिए, वो क्या है, वो है आपके लिए कैरल रिप। कैरल रिप जो थी वो क्या थी, एक महिला थी साइकोलॉजिस्ट, जो बताती है किसके बारे में, आपके साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के बारे में आपको बताती हैं कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, या फिर मतलब आपके किस प्रकार से हमारा जो वेल बीइंग है, कुशल क्षेम है, मानसिक रूप से अब कैसे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने कितने बताए हैं आपको, 6 कारक बताए हैं, 6 फैक्टर्स आपको इसके अंदर बताए हैं। तो 6 के 6 आपको याद रखने हैं, इस ये बात आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहला कौन सा है, हम बात कर रहे हैं कैरल रिफ के मॉडल की। अच्छा, डाइनर का जो मॉडल था वो कब आया था, आपके 1984 के आसपास आया था डाइनर का मॉडल। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, कैरल रिफ की बात नहीं कर रहे हैं, 1984 के आसपास किसका आया था, डाइनर का आया था। कैरल रिफ के अंदर साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करती हैं आपसे, आपके साथ, और बोलती हैं आपके लिए 6 कारक होते हैं। पहला कारक कौन सा है, पहला कारक है आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी कि आपकी स्व स्वीकृति।
नाम से समझ में आ रहा है ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी आपको क्या करना है, स्व स्वीकृति। आप जैसे हैं क्या कर रहे हैं उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लें, शांति रहेगी आपके जीवन में। ठीक है, ऐसा कहती हैं आपकी कैरल रिफ, ये एक फैक्टर है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका पर्सनल ग्रोथ, ना व्यक्तिगत वृद्धि। ठीक है, कि आप वृद्धि वगैरह चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है, व्यक्तिगत वृद्धि की बात होती है। ठीक है, तीसरा क्या है, जीवन में होना चाहिए क्या, उद्देश्य, यानी पर्पस इन लाइफ, है ना। जीवन में क्या होना चाहिए आपका, जीवन में उद्देश्य होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये आपको शांति मिलेगी, ऐसा नहीं कि जिए जा रहे हैं। ठीक है, पर्पस इन लाइफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ध्यान रखेंगे स्व स्वीकृति पहला है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है, जैसे भी हैं आप, अच्छे बुरे हैं, उसको एक्सेप्ट करें। पर्सनल ग्रोथ पे आप क्या करें, ध्यान दें, अपनी व्यक्तिगत वृद्धि पे ध्यान दें। फिर पर्पस इन लाइफ, जीवन में कुछ उद्देश्य, कुछ कारण, कुछ कारक होना चाहिए आपके जीवन में। चौथा जो आता है वो क्या है आपका, वो है आपका पर्यावरणीय योग्यता, एनवायरमेंटल मास्टरी। यही जो आपका 2022 में सवाल आया है, यहीं से आया है। ठीक है, ओके। फिर अगला आता है आपका यहाँ पे नंबर 5 पे, आपकी ऑटोनॉमी, है ना, कि आप स्वतंत्र रहिए, मतलब स्वायत्तता रहनी चाहिए आपके पास। ठीक है, स्वायत्तता रहनी चाहिए। और फिर क्या है नंबर 6 पे, पॉजिटिव रिलेशंस विथ अदर्स, ना दूसरों के साथ आप क्या करें, सकारात्मक संबंध आप बना के रखें, किसके साथ, आप दूसरों के साथ। ठीक है, तो बस यही जो 6 कारक है, इतना ही आप ध्यान रख लीजिए बस। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है उतना डिटेल पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपको बन जाएगा, अगर पूछेगा भी तो उतना आसान नहीं, मतलब उतना टफ आपको नहीं देगा। ठीक है, एनवायरमेंटल मास्टरी, ऑटोनॉमी स्वायत्ता, और आपके पॉजिटिव रिलेशन विथ अदर्स। तो आपकी पर्यावरणीय योग्यता की बात कौन करती है, कैरल रिफ करती हैं। ऑटोनॉमी स्वायत्ता की बात कौन करती है, कैरल रिफ करती हैं। दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध होने चाहिए, कौन बात करती हैं आपकी, कैरल रिफ करती हैं। एक बार आपके लिए रिकैप कर देते हैं, पहला क्या है आपका, पहला है आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्वयं को स्वीकृति करना। दूसरा क्या है आपका, पीजी है, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना। तीसरा क्या है आपका, पर्पस इन लाइफ, आपके जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। चौथा क्या है आपका, एनवायरमेंटल मास्टरी, पर्यावरणीय योग्यता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधों को आप जाके एकदम नष्ट करने पे लगे हुए हैं, है ना। और फिर पांचवा क्या आएगा आपका, पांचवा आएगा आपका ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्ता। और छठवा क्या आएगा आपका, छठवा आएगा आपका पॉजिटिव रिलेशन विथ अदर्स, है ना, दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध होने चाहिए, सकारात्मक संबंध होने चाहिए। ये सब बातें कौन करती हैं, ये सब बात करती हैं आपके लिए कैरल रिफ, कैरल रिफ। तो कैरल रिफ के मॉडल का नाम क्या है, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग का मॉडल जो है कैरल रिफ ने दिया है। यहाँ पे देखिए, विच थ्योरी इंक्लूड्स एनवायरमेंटल मास्टरी, सीधे आएंगे सी पे, मार्क करेंगे, अगले सवाल पे आप जाएंगे। ना ये परमा है, ना ये केईस है, ना ये यूडेमरिक थ्योरी है। एनवायरमेंट मास्टरी के साथ और क्या क्या देते हैं आपको, पहला देते हैं सेल्फ स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस देते हैं। आपको पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात होती है। आपके पर्पस इन लाइफ, जीवन में कुछ उद्देश्य होना चाहिए, वो भी बात करती हैं, वो भी एक आयाम है ना। उसी के साथ साथ स्वायत्ता भी एक आयाम है, ऑटोनॉमी। उसी के साथ साथ दूसरों के साथ क्या होने चाहिए आपके, पॉजिटिव रिलेशन, सकारात्मक संबंध आपके, या फिर धनात्मक संबंध आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर किसी से जाके पूरे कॉलोनी में लड़ झगड़ के आप बैठे हुए हैं, तो आप खुश कैसे रह पाएंगे। इनमें से कुछ भी एक को हानि होगी तो आपकी खुशी में क्या होगा, इससे इनके आयाम पे आपको यहाँ पे फर्क पड़ेगा। ओके, तो हमने 3 देख लिए हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन सा कर लिया है। सबसे पहले क्या किया था हमने, हमने सबसे पहले देखा था आपके वो जो बिशप हैं उनका मॉडल। फिर हमने देखा था दूसरा डाइनर का मॉडल। तीसरा हमने देख लिया किसका मॉडल, कैरल रिफ का मॉडल। ये सारे मॉडल किससे संबंधित हैं, आपके वेल बीइंग से संबंधित हैं, आपके कुशल क्षेम से, आपकी खुशी से, आपकी हैप्पीनेस से संबंधित है। इसी के साथ साथ अगले 3 कौन आते हैं, अगले 3 नंबर 4 पे आएंगे कौन, आपके आपके आते हैं मार्टिन सेलिगमैन का मॉडल। कौन सा मॉडल, परमा मॉडल जो हमने किया था आपका, वो वाला। नंबर 5 पे कौन सा आएगा और नंबर 6 पे कौन सा आएगा, वो भी हम देखने वाले हैं। नंबर 5 पे आपके लिए है बायो साइको सोशल, ठीक है, बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ वेलबींग। और ये जो आपका है, ये आपका कोरल केस वाला जो मॉडल है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं हमारा बायो साइको सोशल मॉडल के बारे में, है ना, जैविक मनो सामाजिक मॉडल ऑफ आपका वेल बीइंग का। ठीक है, ठीक है, तो ये जो मॉडल है किस पे ध्यान देता है, ये ध्यान देता है कुछ और कारकों के ऊपर। सबसे पहले क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए आपका, हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, आपका जो एनवायरनमेंट है कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कौन कौन से इसके अंदर आएंगे, आपके फिजिकल रूप से होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि आप एकदम बंद कमरे में रह रहे हैं,
ठीक है, सोशल सामाजिक होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए, यहाँ पे सांस्कृतिक भी होना चाहिए, और आपका इकोनॉमिक भी यहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे समाज में मतलब आपकी जो पर्यावरण है वहाँ पे एकदम पूरी गरीबी गरीबी है, या कल्चर वाइज अच्छा नहीं है, सामाजिक रूप से या फिजिकल रूप से वहाँ पे कुछ भी अच्छी चीजें नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या होना चाहिए वहाँ पे, डेवलपमेंटल कॉम्पिटेंस वहाँ पे होना चाहिए। मतलब वहां पे आपका क्या होना चाहिए, आपके व्यवहार को आपका नियमन होना चाहिए, आपके संवेगों का नियमन होना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंटल कॉम्पिटेंस के अंदर, और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको बननी चाहिए। ठीक है, मतलब आप कंपीट करेंगे तो कैसे करेंगे, जब आप इमोशन व्यवहार रूप से आप सुदृढ़ होंगे। तो आप इतना ध्यान रखिए, आप हेल्दी एनवायरनमेंट ध्यान रखिए, डेवलपमेंटल कॉम्पिटेंस यहाँ पे विकासात्मक कॉम्पिटेंस क्या है यहाँ पे ध्यान रखिए इसको, चैलेंज इस प्रकार से। फिर होना चाहिए आपका नंबर 3 पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, आपका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, आपका हेल्दी बिहेवियर होना चाहिए, आपका स्वस्थ व्यवहार। स्वस्थ व्यवहार क्या है, आप किसी से मारा पीटी ना करें, झगड़ा ना करें आप किसी से। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, आप हेल्दी बिहेवियर के अंदर क्या आ जाएगी, आपकी निद्रा आ जाएगी, है ना, अच्छी स्लीप लें आप, अच्छा फूड खाएं, अच्छा भोजन खाएं। ठीक है, एक्सरसाइज करें आप। ठीक है, एक्सरसाइज करिए, और आनंददायी एक्टिविटी करिए, प्लेजरेबल एक्टिविटीज करिए। ठीक है, और मास्टरी वाली एक्टिविटीज करिए। उसी के साथ साथ आपकी क्या आती है अगली, फिर हेल्दी कोपिंग भी आती है। हेल्दी कोपिंग, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से सवाल आएगा आपको, नीचे दी गई सूची में से स्वास्थ्य संवर्धन करने वाली जीवन शैली के कारकों को चुनिए। जो हम पढ़ रहे थे अभी लगभग उसी से संबंधित है। एक्सरसाइजिंग ओकेजनली, एंगेजिंग ओनली इन प्रोटेक्टेड एंड सेफ सेक्स, मेंटेनिंग वेट, ईटिंग बैलेंस्ड मील्स, वियरिंग सीट बेल्ट एंड हेलमेट। तो अगर आपको सवाल देखने मिलेगा तो कुछ आपको इसी प्रकार से यहाँ पे सवाल देखने मिलेगा। क्या ऑप्शन है आपके पास, यदा कदा व्यायाम करना, केवल संरक्षित तथा निरापद यौन संबंध बनाना, वजन बनाए रखना, संतुलित आहार लेना, सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना। इसमें क्या है आपके पास, बी डी ई है। थोड़ा सा ये सवाल अच्छे से फ्रेम नहीं है। वजन बनाए रखने से क्या संबंध है, हेल्थ रखना है कि ज्यादा करना है, कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनटी ने बी डी ई उत्तर दिया है। तो आपको अगर स्वास्थ्य से संबंधित सवाल आएगा तो इस प्रकार से ही आएगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर, बायो साइको सोशल मॉडल के अंदर। ठीक है, तो वेलबींग खुशी कब मिलेगी हमको, जब हमारी सब चीजें अच्छी होंगी। वो यहाँ पे ऐसी ही बातें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, बायो साइको, ऐसे समझिए आप, ये है आपका बायो, ये है आपका साइको, और ये है आपका सोशल। ठीक है, तो आज इन तीनों का संबंध किससे है, आपकी वेल बीइंग से है ना। तो बायोलॉजी में क्या आ जाएगी, आपकी निद्रा वगैरह वो सब चीजें आ जाएंगी। आप खुश रहिए, अच्छा खाइए पीजिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, अपनी जो जैविक बॉडी की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कीजिए, वो सब इसके अंदर आएगा। साइको में क्या आ जाएगा कि आप जो है मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, संज्ञान वगैरह विकसित कीजिए। ठीक है, सोसाइटी में जो है आप यहाँ पे अच्छे से रहिए, यहाँ पे कॉम्पिटेंस वगैरह करिए। ठीक है, आपका जो पर्यावरण है वो अच्छा स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब मिला के क्या आप डिसाइड करती है, आपकी वेलबींग डिसाइड करती है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे इस मॉडल के अंतर्गत। अब चलते हैं हम अंतिम मॉडल के अंदर, जो है हमारा किसका, हमारा केईस का मॉडल। यहाँ पे देखिए केईस को मतलब केवल इससे है, इतना ही होने वाला है आपके केईस के अंदर। ठीक है, टू कॉन्टिन्यूआ मॉडल। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य की जो विमा की बात करते हैं, वेस्टरहॉफ एंड केईस 2010 में लगभग आपका ये आया। मुख्यतः यहाँ ध्यान दीजिए फ्लरिशिंग की बात हो रही है, और यहाँ पे लैंग्विशिंग की बात हो रही है। फ्लरिशिंग मतलब क्या होता है, आपकी हाई मेंटल हेल्थ, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा जाएगा, ऊंचा जाएगा आपका। ठीक है, और लैंग्विशिंग में क्या होगा, आपका लो मेंटल हेल्थ, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो क्या होगा, लो रहेगा। ठीक है, ये आपकी मेंटल हेल्थ है और ये आपकी मेंटल इलनेस है। इस प्रकार से मॉडल दिया हुआ है। यहाँ पे आप जाएंगे नो मेंटल इलनेस, और यहाँ पे हाई मेंटल इलनेस। फ्लरिशिंग और लैंग्विशिंग इस कॉन्सेप्ट के जो है मुख्य आयाम है, इसका आप ध्यान रखेंगे, फ्लरिशिंग एंड लैंग्विशिंग। हाई मेंटल हेल्थ, एफ से ध्यान रखिए। फ्लरिशिंग मतलब क्या होता है, समृद्ध होना। समृद्ध किससे होंगे आप, मानसिक स्वास्थ्य से, है ना। यहाँ पे क्या होगी आपकी उच्च मानसिक विमा या फिर उच्च मानसिक स्वास्थ्य आपको मिलेगा, किसके अंदर, फ्लरिशिंग के अंदर। ठीक है, फ्लरिशिंग के अंदर क्या होगा, आपका उच्च मानसिक स्वास्थ्य होगा। और लैंग्विशिंग के अंदर क्या होगा, लैंग्विशिंग के अंदर क्या होगा, आपका निम्न मानसिक स्वास्थ्य होगा, यानी लो मेंटल हेल्थ होगी। यही है क्या, यही है केईस का टू कॉन्टिन्यूआ मॉडल। हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उनका पूरा नाम है कोरी एंडरसन, नहीं कोरी केईस। ये क्या बताया उन्होंने, टू कंटिन्यूआ मॉडल। ठीक है, टू कंटिन्यूआ मॉडल ऑफ किसका है, आपके मेंटल हेल्थ का, यानी कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य का। तो मानसिक स्वास्थ्य भी आपके वेलबींग के अंदर ही आएगा ना, आप खुश है नहीं है। ठीक है,
तो कोरी केइस ने जो बताया है टू कंटिन्यूआ मॉडल, इसमें उन्होंने जो दो शब्दों का खोज किया था, कॉइंड बोलते हैं उसे, उन शब्दों को निकाला था, वो क्या है आपके, वो है आपके फ्लरिशिंग, ठीक है, फ्लरिशिंग, और दूसरा क्या है आपका लैंग्विशिंग। इसको आप ध्यान रखेंगे, फ्लरिशिंग लैंग्विशिंग ध्यान रखेंगे, किसने दिया है आपको, सीके ने दिया है, यानी कोरी केइस ने दिया है। फ्लरिशिंग का मतलब क्या है, उच्च मानसिक स्वास्थ्य, और लैंग्विशिंग का मतलब क्या है, निम्न मानसिक स्वास्थ्य। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ। कैसे याद रखेंगे इसको, उच्च मतलब हाई, हाई मतलब क्या है, हाई लाइन में कौन सा है आपका एफ है, यानी ये आएगा आपका उच्च वाले में, लो निम्न वाले में कौन सा है आपका एल है, लैंग्विशिंग। यानी फ्लरिशिंग में क्या होगा आपकी उच्च मानसिक स्वास्थ्य होगा, लैंग्विशिंग में क्या होगा आपका निम्न मानसिक स्वास्थ्य होगा। चलिए सवाल कर रहा है भयभीत, लेकिन अब करेंगे इसको हम भयभीत, नॉट भावभीत। फ्लरिशिंग, सेवरिंग, प्रोएक्टिव कोपिंग, लैंग्विशिंग। अभी आपको पढ़ा फ्लरिशिंग किसने दिया है, कोरी केइस ने दिया है, कोरी एंडरसन नहीं, कोरी केइस ने दिया है। और लैंग्विशिंग किसने दिया है, कोरी केइस ने दिया है, ठीक है। ओके, कौन कहाँ के थे ये, अमेरिका के थे। कैपेसिटी टू एप्रिशिएट एंड एनहेंस पॉजिटिव एक्सपीरियंस वो छोड़ दीजिए। प्रोएक्टिव कोपिंग क्या होती है, प्रिवेंटिंग स्ट्रेस फ्रॉम हैपनिंग इन फर्स्ट प्लेस, मतलब हमको स्ट्रेस जो है, चिंता जो है आने के पहले ही क्या करें उसको हम, तनाव जो है आने के पहले ही क्या करें, सो शुरू से ही हम उसको रोक देंगे। 2021 के लेक्चर में आपको बताया था किसके बारे में, आपको बताया था प्रिवेंशन के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, एक बार उसको देख लीजिएगा, इस बार भी सवाल पूछा है, अगले बार भी पूछेंगे, ठीक है। भविष्यदर्शी समाधान युक्ति, प्रोएक्टिव कोपिंग क्या होती है, ये तनाव होने से पहले उसे शुरू में ही रोकना, ये आपका सी में आता है। अब यहाँ देखिए फलना फूलना, ये क्या है आपका फ्लरिशिंग है। अगर आप फल फूल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी बताइए क्या है यहाँ पे, सकारात्मक अनुभव की समझ तथा उनके संवर्धन करने की क्षमता है, ये नहीं। इष्टतम मानवीय क्रियाशीलता की स्थिति, बिल्कुल सही बात है। खालीपन की अनुभूति की स्थिति, अगर आप फलना फूलना हो रहा है, आपका मेंटल हेल्थ आपकी हाई है, तो क्या आप खाली फील करेंगे, वहां पे खालीपन होगा, नहीं होगा ना। तो ए के साथ क्या जाएगा आपका 3 जाएगा। बी जो ऑप्शन है सही उत्तर है आपको, पहले आप कर रहे थे 1 के भरोसे, अब करेंगे आप 2-3 के भरोसे, ठीक है। अभी आपको फलना फूलना मालूम है, ये क्या है आपकी फ्लरिशिंग है। क्षीण होना मतलब क्या है आपका लैंग्विशिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्लरिशिंग मतलब फलना फूलना, नोट कर लीजिएगा उसको, इसलिए प्रश्न भी दिखा दिया है, फलना फूलना फ्लरिशिंग। और एल क्या है आपका लैंग्विशिंग, यानी कि क्षीण होना। क्षीण होना क्या होता है आपकी खालीपन की अनुभूति की स्थिति, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे, खाली खाली सा लग रहा है ये समा, ठीक है। ओके, फ्लरिशिंग लैंग्विशिंग, ए के साथ 3, बी डी के साथ 4, ए के साथ 3, डी के साथ 4, सी के साथ 2 ऑलरेडी था। सेवरिंग क्या होता है आपका, सेवरिंग बी के साथ 1, यानी कैपेसिटी टू एप्रिशिएट एंड एनहेंस पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सवाल, कोरी केइस से भी आपने सवाल देख लिया है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ आपके यूनिट 10 के मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स जो थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसी लेक्चर को 3-4 बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जो जो चीजें इसमें हैं सारी इंपॉर्टेंट है, सारी याद करनी है। देख लिया आपने सवाल किस प्रकार से आ रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फ्लरिशिंग का मतलब है उच्च मानसिक स्वास्थ्य, और लैंग्वेजिंग का मतलब है निम्न मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी यूनिट 10 भी जो है यहाँ पे समाप्त होती है, ठीक है। यूनिट 10 में इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, ऑलरेडी जितना करा दिया है वहां पे आपका मिहाई चिक्सन बताते हैं, फ्लो के बारे में, वहां पे रोलो में बताते हैं, वो सब बातें है ना। यहाँ से यूनिट 10 भी कवर हो गई है, और आपका यूनिट 1 का जो यूडेमोनिया टॉपिक है ना, तो यूनिट 1 के भी आपके कवर हो गया है, यहाँ से यूनिट 10 भी ऑलमोस्ट कवर हो गई है। हेल्थ वगैरह की बात करते हैं, स्ट्रेस कोपिंग वगैरह देख लिया आपने, प्रीवियसली भी कई सारे लेक्चर देख रहे हैं, तो आपकी यूनिट 1 भी आपकी धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, और यूनिट 10 भी आपकी लगभग हो ही गई है, ठीक है। इसके साथ ही आपने पहले वो देख लिए लेक्चर्स ना, वो वाले क्या बोलते हैं उसको, जिसमें आपने वो देखा था पहले साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ बना, उसके बाद कहाँ बना, उतना ही करना है, उससे ज्यादा करना नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपकी यूनिट 1 भी अच्छी खासी तैयार हो गई है, यूडेमोनिया हमने कर लिया है, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट के बारे में कौन क्या बोलता है वो थोड़ा सा देख लेंगे अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो। यूनिट 1 भी आपकी कंप्लीट, यूनिट 10 भी आपकी कंप्लीट। सवाल आपने देख लिया है किस प्रकार सवाल आ रहे हैं, सवाल आपको सारे बन रहे हैं। अगर हम आपको 50 प्रश्न देते हैं तो आप 35 से 40 इसको आसानी से एक नजर में सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको मालूम है उत्तर सही है, वो तो मालूम ही है कि क्या उत्तर सही है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि ये क्यों सही है और सवाल क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इतनी ही आवश्यकता है आपकी इस परीक्षा को पास करने के लिए, ठीक है। ओके, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, यही बता दें क्या, हाइपोवोलेमिया, ठीक है। हाइपोवोलेमिया का प्रश्न जो है उसमें जो आपको उत्तर दिया है वही उसका सही उत्तर है,
उसको आप नोट कर लेंगे हाइपोवोलेमिया को, और उसको याद कर लेंगे। इसमें क्या होता है, आपको प्यास लगती है, थर्स्ट लगती है, ठीक है। उसी के साथ आपका जो बीपी है वो क्या होता है, वो रिड्यूस होता है, यानी कि वो बीपी जो है आपका लो होता है, ठीक है। ऐसा कहता है आपका एनटीए की आंसर की कहती है बीपी रिड्यूस होता है, तो हमको उसको सही मानना होगा, ठीक है। बीपी रिड्यूस होता है, और एक हार्मोन उसमें लिखा नहीं है बट हम बताते हैं, एक चीज होती है एंजियोटेंसिन। ये क्या है, ये भी एक हार्मोन है, ठीक है, जो मदद करता है आपकी कब, आपकी हाइपोवोलेमिया के दौरान, ठीक है। ये छूटता है हाइपोवोलेमिया के दौरान, ठीक है। तो वहां पे जो 3 पॉइंट दिए हैं उनको आप याद कर लेंगे, ठीक है। इतना ही पढ़ना है आपको हाइपोवोलेमिया के लिए खासतौर पे। बाकी वो आंसर थोड़ा सा मतलब शेडी है, आंसर वो सही नहीं है, तो लेकिन अब आंसर की में दिया हुआ है, तो अगर अगले बार प्रश्न आया तो हमको उसी के आधार पे वहां पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। ओके, तो वहां से क्या हो छूटता है, आपको क्या होगा, हाइपोवोलेमिया जब होगा तो क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड कम हो जाता है, ठीक है। तरल पदार्थ जो शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर मतलब जो कोशिकाओं की आवश्यकता होती है वो कम होता है। उसी के साथ साथ क्या होता है, आपको आपको प्यास लगती है, थर्स्ट लगती है आपको, है ना, उसका अनुभव होता है आपको। आपकी बॉडी से क्या रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन, है ना। ये क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, और कौन सा हार्मोन श्रेणी में आता है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन है, इसका ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ क्या होता है, आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब है, वो क्या होता है, वो लो होता है, यानी रिड्यूस कम होता जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कम होता है उस केस में, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका जो एंजियोटेंसिन है, ये क्या करता है, ये जो हार्मोन है, ये ये रिलीज करवाता है आपका एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। इसका काम ये भी है, एंजियोटेंसिन का काम ये भी है कि क्या करता है, वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाता है, कहाँ से, आपके एसी से, यानी कि आपके एड्रिनल ग्लैंड में जो कॉर्टेक्स होता है, जहाँ से कॉर्टिसोल छूटता है, वहीं से ये भी छुड़वाता है, क्या आपके एल्डोस्टेरॉन को छुड़वाता है, क्यों, ताकि आपका जो सोडियम है ना, आपकी जो किडनी में मदद करता है वहां पे, ताकि आपकी जो किडनी है क्या जमा करके रख सके सोडियम, वहां पे रिटेंशन उसका हो सके सोडियम का, उसके लिए भी ये एंजियोटेंसिन छूटता है हार्मोन, ठीक है। जो क्या प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन को छूटने से, कहां से, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। जो क्या करता है, आपकी जो किडनी में जो सोडियम जमा करने की क्षमता होती है, सोडियम रिटेंशन करने के लिए ये मदद करता है। ये वो सोडियम नहीं है जो आपके न्यूरॉन में होता है, उससे इसको बिल्कुल भी लिंक ना करें, ये वो वाला सोडियम नहीं है, ठीक है। वो सोडियम मतलब सोडियम सोडियम है, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, इसी के साथ साथ एंजियोटेंसिन का काम क्या होता है, एंजियोटेंसिन का काम होता है कि आपके बीपी को क्या करता है, ये बढ़ा देता है ना। इसका काम, एक काम ये भी होता है कि बीपी को बढ़ाएगा, सबसे पहले छूटेगा आपके हाइपोवोलेमिया में, ठीक है, क्योंकि वहां पे फ्लूइड कम हो गया है उस वजह से, और बीपी को बढ़ाने का काम भी करता है। लेकिन एनटीए तो एनटीए है। यहाँ पे देखिए सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया के परिप्रेक्ष्य में क्या सही है, इट कॉजेज थर्स्ट, इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, एंजियोटेंसिन इज रिलीज ड्यूरिंग दिस कंडीशन, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर रिड्यूसेस। इनको पूछना था, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ ऐसी बात यहाँ पे हो रही है। देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं हाइपोवोलेमिया के दौरान के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। इससे प्यास लगती है, बिल्कुल सही बात है, बॉडी में तरल पदार्थ फ्लूइड कम हो जाएगा, तो क्या होगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, आपको प्यास लगेगी। ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, मतलब ये ऑप्शन हट जाता है, ठीक है। ओके, यह रक्तचाप बढ़ाता है, इस स्थिति में एंजियोटेंसिन 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 स्रावित होता है, ये सही बात है। ए सी हमको मिल रहा है, तो उसके आधार पे हम ACE ही हम इसको मार्क करेंगे, इसमें रक्तचाप घट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, उत्तर वैसे यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, लेकिन अब समझिए एग्जैक्टली हाइपोवोलेमिया में होता क्या है। अगर आएगा इस बार फिर से, तो आपको यही मार्क करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे, आपको मार्क ACE ही करना है, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो बताया क्या, कि एक पेप्टाइड हार्मोन है एंजियोटेंसिन, ठीक है। एंजियोटेंसिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, जिसका काम क्या है, आपके बीपी को बढ़ाता भी है वो, ठीक है। फ्लूइड कम होता है और बीपी को इंक्रीज करने का काम भी होता है आपके एंजियोटेंसिन का, ठीक है। तो अगर हम जाएं कि सी के आधार पे हमको क्या होता, अगर ए बी सी हमको यहाँ पे दिया होता तो क्या होता, वो सही उत्तर हो सकता था, मतलब वहां पे आपको 2 सही उत्तर देखने को मिलते, ठीक है। यह रक्तचाप बढ़ाता है, बीपी हाई होगा, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको टिक कर रहे हैं कि एंजियोटेंसिन स्रावित होगा, तो वहां बीपी भी बढ़ेगा, इससे प्यास लगती है। एबीसी यहाँ पे सही होना चाहिए, एबीसी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने इसको नहीं माना है, क्यों नहीं माना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें रक्त की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, रक्त की मात्रा, बॉडी से फ्लूइड कम हो रहा है तो रक्त बढ़ेगा या घटेगा,
रक्त आपका घटता है। उनको यहाँ पे लिखना था इसमें रक्तचाप घट जाता है, ठीक है। उनको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, उनको यहाँ पे लिखना चाहिए था रक्त की मात्रा कम होती है, रक्त की मात्रा घट जाती है। लेकिन जो भी हुआ जैसे भी हुआ, 2020 का साल है, कुछ कह नहीं सकते हैं, कोरोना वगैरह सब था उस टाइम पे, ठीक है। तो रक्तचाप घट जाता है इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम भी इसको यही मानेंगे कि ऐसा ही होता होगा, यानी ए, सी और ई इसका सही आंसर है। आप भी अगर आता है प्रश्न तो ये इसी को टिक करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने इसी को बताया था। लेकिन उनको क्या लिखना चाहिए था, सही क्या लिखना चाहिए था, इसमें रक्त की मात्रा घटती है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता इसमें रक्त की मात्रा घटती है, तो ये बिल्कुल सही होता डंके की चोट पे। लेकिन अब उन्होंने इसका एक आंसर ये भी दे सकते हैं कि जब आपका एंजियोटेंसिन छूटता है तो पहले आपका बीपी हाई होता है एक लेवल तक, उसके बाद जैसे जैसे फ्लूइड कम होता जाता है आपकी बॉडी के अंदर से, तो फिर क्या होता है यहाँ पे आपका बीपी फिर धीरे धीरे वहां पे लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने बीपी को ना बढ़ाएं अभी भी, ठीक है। आप लोग क्या मार्क करेंगे, आप लोग इससे प्यास लगती है, इस स्थिति में एंजियोटेंसिन स्रावित होता है, इसमें रक्तचाप घट जाता है। आप लोग के लिए यही सही है, आप इसको यही सही मानेंगे, ए सी ई को ही आप सही मानेंगे, ठीक है। ये केवल एनटीए के लिए, बाकी चीजें जो सही सही है वो आपको हमने बता दिया है। इसी के साथ साथ आपको एक सवाल था कैंसर के ऊपर भी। कैंसर में उन्होंने जो ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं, अगर आप लेक्चर को देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वहां पे आपको जो लेक्चर में बताया है वो वहां पे ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो क्या लेक्चर सही है या फिर ये ऑप्शन सही है? 100% जो लेक्चर में बताया है वो सही है। उन्होंने वहां पे ऑप्शन बिल्कुल गलत दिए हैं, बाद में शायद पता नहीं उन्होंने उसको आंसर को दिया भी नहीं होगा या नहीं दिया होगा, मार्क किया होगा नहीं किया होगा। लेकिन किसी का भी आंसर, किसी को भी उसका आंसर पता नहीं है, क्योंकि आंसर गलत है उसका आंसर। कैंसर वाला सवाल जो आप देखते हैं, ल्यूकेमिया, सार्कोमा, है ना, वो सब चीजें जो बताई हैं आपको, तो जो बताई हैं वो सही है, और जो आपने आंसर में देखते हैं किसी किसी किताबों में टिक है, वो आंसर बिल्कुल भी गलत है ना, वैसा बिल्कुल नहीं होता। जो लेक्चर में बताया है वो 100% सही होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन हाइपोवोलीमिया के संबंध में ए सी ई, इसको आप ध्यान रखें कि यही सही उत्तर होता है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ आपका यूनिट 1 का भी पोर्शन कवर किया आज हमने, यूनिट 10 का भी महत्वपूर्ण पोर्शन यूनिट 10-1 साथ में हमने कवर किया। काफी सारा कोर्स आपका लगभग और कंप्लीट हो चुका है इस लेक्चर के साथ। लेक्चर काफी लंबा हो गया, लगभग 1 घंटे का। काफी सारी चीजें थी इसमें, हाइपोवोलेमिया भी हमने किया, इसी के साथ साथ हमने पीवाईक्यू भी किए, है ना, और कई सारी चीजें भी हमने की। तो आपका एक संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इस लेक्चर को आप कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, बार बार रिपीट करके, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और एग्जाम में जो फैक्टर्स बताए हैं आपको वेलबींग के, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, उनको आप याद रखेंगे। 1 2 3 सवाल फिर से देखने को मिलेंगे इस साल भी, ठीक है। ओके, चलिए तो अलविदा लेते हैं आपसे अभी इस लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे और बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, ठीक है। और थैंक यू।